पीटर हॉलिन्स की किताब थिंक लेस डू मोर से मिले कुछ विचारों पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका। आज का हमारा मुद्दा है एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब वो सोच विचार की दलदल जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस जाते हैं और कोई काम शुरू ही नहीं कर पाते। हमारे पास जो ये स्रोत हैं, इनका मकसद हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिकल रणनीतियां देना है जिनसे हम सिर्फ सोचने वाली स्टेज से निकल के करने वाली स्टेज में आ सकें। जानेंगे कि कैसे वो पहला सबसे मुश्किल कदम उठाया जाए। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये बस आंख बंद करके काम में कूद पड़ने को नहीं कहता है। ये स्मार्ट एक्शन के बारे में है, एक ऐसा मोमेंटम बनाने के बारे में है जो एक बार शुरू हो जाए तो फिर रुकता नहीं। ये असल में काम, मोटिवेशन और रिस्क के साथ हमारे रिश्ते को बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सबसे बड़ी दीवार से ही शुरू करते हैं, जिसे किताब में इनर्शिया या जड़ता कहा गया है। हम कोई काम इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग में उसकी एक परफेक्ट तस्वीर होती है ना? और हमें डर लगता है कि हम वहां तक शायद पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये परफेक्शनिज्म का जाल है। सही पकड़ा, ये एक बहुत बड़ा जाल है और स्रोत इसे निकलने का एक बड़ा ही सरल लेकिन असरदार तरीका बताता है। अपने स्टैंडर्ड्स को जानबूझकर गिरा दो। हाँ, इसका मतलब घटिया काम करना नहीं है, बल्कि शुरू करने के लिए जो एंट्री बैरियर है उसे लगभग शून्य कर देना है। सोचिए, अगर किसी काम को शुरू करने के लिए सिर्फ 1% मेहनत लगे तो दिमाग उसे टालने का बहाना कैसे ढूंढेगा? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, अपने स्टैंडर्ड्स गिरा दो, लेकिन इसमें खतरा नहीं है। अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स इतने कम कर दें तो क्या हम मीडियोक्रिटी मतलब औसत दर्जे के काम को स्वीकार करना नहीं सीख जाएंगे? परफेक्शन और बस शुरू कर दो कि बीच वो सही बैलेंस कैसे मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब पहला कदम और आखिरी प्रोडक्ट के फर्क में छिपा है। स्रोत कहता है कि स्टैंडर्ड सिर्फ पहले कदम के लिए गिराने हैं, फाइनल आउटपुट के लिए नहीं। अच्छा, जैसे किताब में उदाहरण है कि अगर आपको पेंटिंग सीखनी है तो आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक शानदार लैंडस्केप बनाऊंगी। आपका लक्ष्य होना चाहिए मैं कैनवस पर बस एक रंग लगाऊंगी। बस इतना ही। हाँ, ये समझ आया। मतलब इरादा बड़ा रखो पर पहला कदम इतना छोटा और आसान बना दो कि उसे ना करने का कोई कारण ही ना बचे। बिल्कुल। जैसे अगर 10 पन्नों की रिपोर्ट लिखनी है तो ये मत सोचो कि 10 पन्ने लिखने हैं, बस ये सोचो कि मुझे सिर्फ पहला वाक्य लिखना है, चाहे वो कितना भी बकवास क्यों ना हो। एग्जैक्टली। क्योंकि एक बार वो पहला वाक्य कागज पर आ गया तो मोमेंटम बन जाता है। उसे सुधारना, उसे आगे बढ़ाना एक खाली पन्ने को घूरने से कहीं ज्यादा आसान है। स्रोत में एक बहुत कमाल की लाइन है, द फर्स्ट ड्राफ्ट इज ऑलवेज टेरेबल, द फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज एवरेज एंड द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज शेकी। यानी पहली कोशिश हमेशा खराब, औसत और डगमगाई हुई होती है। इस सच को गले लगाना ही परफेक्शनिज्म को हराने की चाबी है। और ये रोज की आदतों पर भी तो लागू होता है। जैसे रोज 1 घंटे जिम जाने का लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है और यही सोच हमें सोफे से उठने नहीं देती। लेकिन अगर लक्ष्य सिर्फ ये हो कि मुझे बस अपने वर्कआउट वाले जूते पहनने हैं, तो बस या सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है। अक्सर होता ये है कि एक बार आप जूते पहन लेते हैं या स्ट्रेचिंग शुरू कर देते हैं तो शरीर और दिमाग खुद ब खुद एक्शन मोड में आ जाते हैं और वो 5 मिनट कब 15 या 20 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। सही। तो ट्रिक ये है कि दिमाग को बड़े लक्ष्य से डराने के बजाय उसे एक बहुत ही आसान काम देकर प्रोसेस में शामिल कर लो। ये बात तो उस पूरी सोच के खिलाफ जाती है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है कि पहले मूड बनाओ फिर काम करो। हाँ। यहाँ तो किताब कह रही है कि मूड का इंतजार ही मत करो, काम शुरू कर दो, मूड अपने आप पीछे आएगा। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। हाँ, और यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली आइडिया है। हम मानते हैं कि मोटिवेशन, फिर एक्शन, फिर नतीजा होता है, लेकिन स्रोत कहता है कि ये समीकरण असल में उल्टा है। एक्शन, फिर छोटा नतीजा और फिर आता है मोटिवेशन। अच्छा। जब आप बिना मन के भी कोई काम शुरू करते हैं और उसका एक छोटा सा नतीजा देखते हैं, जैसे रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ पूरा होना, तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। आपको एक छोटी सी जीत का एहसास होता है। और वो जीत का एहसास ही असली मोटिवेशन है जो आपको अगला कदम लेने के लिए प्रेरित करता है। मतलब हम मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हैं जबकि असल में मोटिवेशन हमारा इंतजार कर रहा है कि हम कब एक्शन लें। क्या बात है, एकदम सही। भारी मोटिवेशन जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना एक कॉफी के शॉट की तरह है। उसका असर थोड़ी देर रहता है फिर खत्म। लेकिन एक्शन से पैदा हुआ मोटिवेशन अंदर से आता है, वो सस्टेनेबल है। जब आप ये करने लगते हैं तो आपकी पहचान बदलने लगती है।
आप खुद को एक आलसी इंसान के तौर पे नहीं देखते जो मोटिवेशन का इंतजार करता है, बल्कि एक एक्शन टेकर के रूप में देखते हैं जो मोटिवेशन खुद बनाता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। बिल्कुल। और एक बार जब आप ये साइकिल शुरू कर देते हैं तो छोटे मोटे काम तो होने लगते हैं, लेकिन असली मुश्किल तब आती है जब अगला कदम कोई बड़ा रिस्क लेना हो। वहां ये सारा बनाया हुआ मोटिवेशन भी डर के आगे छोटा लगने लगता है। स्रोत इस डर से निपटने के बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर सिर्फ छोटे मोटे काम ही हो सकते हैं, बड़ी ग्रोथ नहीं। स्रोत कहता है कि हमें रिस्क को एक खतरे के तौर पर नहीं, बल्कि एक अवसर के तौर पर देखना सीखना होगा। यहां आंख बंद करके जुआ खेलने की बात नहीं हो रही है, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात हो रही है। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब नपातुला जोखिम। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब नपातुला जोखिम। लेकिन इसे कैलकुलेट कैसे करें? हम अक्सर सबसे बुरे नतीजे के बारे में सोचकर ही घबरा जाते हैं। इसे कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि आप 3 सवाल पूछें। पहला, इस रिस्क को लेने का सबसे अच्छा नतीजा क्या हो सकता है, मतलब बेस्ट केस सिनेरियो। ठीक है। दूसरा, सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो। और तीसरा और सबसे जरूरी, सबसे संभावित नतीजा क्या है, मोस्ट लाइकली सिनेरियो। अच्छा। हम अक्सर सिर्फ दूसरे सवाल पर अटक जाते हैं, लेकिन जब आप तीनों को साथ देखते हैं तो तस्वीर ज्यादा साफ हो जाती है। और शायद ये भी कि अगर सबसे बुरा नतीजा हो भी गया तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगी? बिल्कुल। क्या उससे उभरने का कोई तरीका है? स्रोत में स्टीव जॉब्स और एलॉन मस्क जैसे बड़े नाम हैं, पर अगर हम इसे किसी आम इंसान की जिंदगी पर लागू करें तो जैसे कोई अपनी स्टेबल नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होगा, क्या मेरे पास 6 महीने की सेविंग्स हैं? क्या मैंने अपने बिजनेस आइडिया को मार्केट में टेस्ट किया है? क्या मेरे पास कोई बैकअप प्लान है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। ये सिर्फ एक भावनात्मक फैसला नहीं है। रिस्क डर को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाने के बारे में है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। ठीक है, तो हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया, मोटिवेशन बना लिया और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दिन तो 24 घंटे का ही होता है। इस एक्शन को सही दिशा कैसे दें? यहीं पर टू डू लिस्ट की बात आती है। पर स्रोत में एक और दिलचस्प चीज है, डोंट डू लिस्ट। हाँ, और ये शायद टू डू लिस्ट से भी ज्यादा जरूरी है। सच में? डोंट डू लिस्ट उन आदतों और कामों की लिस्ट है जिनसे हमें हर हाल में बचना है। ये हमें अनुशासन सिखाती है। ये इस बारे में है कि अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी ऊर्जा और ध्यान को कहाँ नहीं लगाना है। वाह, डोंट डू लिस्ट। हम हमेशा अपनी टू डू लिस्ट में चीजें जोड़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये तो उल्टा सोचने को कह रहा है कि क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल से ये ज्यादा मुश्किल होगा। जैसे इस लिस्ट में क्या हो सकता है? कुछ भी जो आपके लक्ष्यों के रास्ते में आता हो, जैसे सुबह 10 बजे से पहले सोशल मीडिया चेक नहीं करना। उफ, ये तो मुश्किल है। या उन मीटिंग्स को ना कहना जिनमें मेरा होना सच में जरूरी नहीं है। या ऐसे कामों के लिए हाँ नहीं कहना जो मुझे मेरे असली लक्ष्य से भटकाते हैं। ये लिस्ट आपको बाउंड्री बनाना सिखाती है। और इसी से जुड़ा एक और टूल है, बर्नर लिस्ट। ये मुझे बहुत पसंद आया। क्या आप इसे समझा सकते हैं? जरूर। ये एक किचन की तरह है जहां आपके पास एक स्टोव है जिस पर 4 बर्नर हैं। बर्नर लिस्ट कहती है कि आप एक बार में 4 से ज्यादा बड़ी चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी एक फ्रंट बर्नर होता है और बाकी बैक बर्नर होते हैं। मतलब फ्रंट बर्नर पर वो काम है जो आपकी इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाँ, जैसे कोई जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन। और बैक बर्नर पर वो चीजें हैं जो जरूरी तो हैं पर धीमी आंच पर पक सकते हैं, जैसे कोई नई स्किल सीखना या साइड प्रोजेक्ट पर काम करना। बिल्कुल, ये मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ता है। जब आप जानते हैं कि आपका फ्रंट बर्नर टास्क क्या है, तो आप अपनी 80% मानसिक ऊर्जा उसी पर लगा सकते हैं। सही है। आपको ये क्लैरिटी होती है कि आज सबसे जरूरी क्या है और बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं। इससे फोकस बढ़ता है और हर वक्त हर चीज के बारे में सोचने का स्ट्रेस कम होता है। तो अब हम एक्शन ले रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी हैं, लेकिन एक और जगह जहां हम बहुत अटकते हैं, फैसले लेना। छोटे छोटे फैसलों में इतनी ऊर्जा चली जाती है कि बड़े फैसलों के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं, है ना? हाँ, और इससे बचने के लिए स्रोत में सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल की बात की गई है। इसका फंडा ये है कि अपनी जिंदगी के छोटे मोटे बार बार होने वाले फैसलों को ऑटोमेट कर दो,
उनके लिए एक सिस्टम बना दो ताकि आपकी दिमागी ऊर्जा बड़े और जरूरी फैसलों के लिए बची रहे। इसका क्लासिक उदाहरण तो स्टीव जॉब्स या मार्क ज़करबर्ग का रोज एक जैसे कपड़े पहनना है, ताकि सुबह ये सोचने में 5 मिनट भी बर्बाद ना हो कि आज क्या पहनूं। बिल्कुल। मुझे याद है मैंने एक बार 1 हफ्ते तक रोज नाश्ते में एक ही चीज खाने की कोशिश की थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या इससे मेरा दिमाग सुबह फ्री होता है। सच कहूं तो 3 दिन बाद मैं बोर हो गई, लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि ये छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ने से अपनी दिमागी ऊर्जा बचाना कितना जरूरी है। ये बिल्कुल सही उदाहरण है। आप हर छोटी चीज को ऑटोमेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ को तो कर ही सकते हैं। और बड़े फैसलों के लिए आप पहले से ही कुछ नियम बना सकते हैं, जैसे क्या ये फैसला मेरे लंबे समय के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है, या क्या ये फैसला मेरे मूल्यों के हिसाब से सही है। जब आपके पास ऐसे फिल्टर होते हैं तो आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि एक तयशुदा फ्रेमवर्क के आधार पर फैसला लेते हैं। इससे फैसले तेज और बेहतर होते हैं। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, एनर्जी मैनेजमेंट। हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन अगर उस टाइम में एनर्जी ही ना हो तो उसका क्या फायदा। यहीं पर अल्ट्रेडियन रिदम्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये बहुत आकर्षक है। विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर और दिमाग 90 से 120 मिनट के साइकिल में काम करते हैं। 90 से 120 मिनट? हाँ, मतलब हम लगातार 8 घंटे तक एक ही लेवल का फोकस और एनर्जी बनाए नहीं रख सकते। 90-120 मिनट के पीक फोकस के बाद हमारी एनर्जी स्वाभाविक रूप से नीचे जाती है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब ये हुआ कि हमें हसल कल्चर की तरह लगातार काम करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी एनर्जी की लहरों के साथ काम करना सीखना चाहिए। बिल्कुल। तरीका यह है कि आप पहले तो ये पहचानें कि दिन में आपका एनर्जी पीक कब होता है। किसी के लिए वो सुबह 9 से 11 का वक्त हो सकता है, किसी के लिए शाम 4 से 6 का। सही। अपने सबसे मुश्किल, सबसे क्रिएटिव काम उसी पीक टाइम के लिए बचा कर रखें। उस वक्त आप फ्लो स्टेट में काम कर पाएंगे। और जब आप महसूस करें कि आपकी एनर्जी स्वाभाविक रूप से कम हो रही है उस 90 मिनट के साइकिल के अंत में, तो उस वक्त लड़ने के बजाय एक ब्रेक लें। 15-20 मिनट के लिए उठें, घूमें या फिर कोई हल्का फुल्का काम करें, जैसे ईमेल चेक करना। सही। ये अपने शरीर की लय के खिलाफ लड़ने के बजाय उसके साथ काम करने जैसा है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, ये एनर्जी मैनेजमेंट है। जब हम अपनी प्राकृतिक लय के साथ काम करते हैं तो हम बर्नआउट से बचते हैं और असल में कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं। ये स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं। बिल्कुल। तो अगर आज की पूरी चर्चा को समेटें तो सार ये है, परफेक्ट शुरुआत का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक्शन से उसे पैदा करो। सिर्फ क्या करना है इसकी लिस्ट मत बनाओ, क्या नहीं करना है इस पर भी ध्यान दो। और अपने समय के साथ साथ अपनी ऊर्जा को भी मैनेज करो। सही। ये सारी रणनीतियां उस दिमागी फ्रिक्शन या घर्षण को कम करने के बारे में है जो हमें एक्शन लेने से रोकता है। ये हमारे दिमाग को उन कामों के लिए फ्री करती हैं जो सच में मायने रखते हैं। ये सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही काम सही तरीके से करने के बारे में है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने जो भी बात की वो सब कुछ शुरू करने के बारे में है, एक्शन लेने और मोमेंटम बनाने के बारे में। लेकिन किसी काम को सही समय पर रोकने के बारे में क्या? अगर एक्शन अपनी गति खुद बनाता है तो कोई ये कैसे तय करे कि कोई प्रोजेक्ट या रास्ता अब छोड़ देने लायक है और उसे जानबूझकर रोकने का समय आ गया है? इस पर सोचिएगा।